लोगों की जान गई है। सरहद पर 8 आम नागरिकों की जान गई है। जी हां, सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसी विषय पर आज हम करेंगे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की। पाकिस्तानी गोलीबारी भारत के रिहायशी इलाकों को खासा नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बाद यह सवाल गंभीर हो गया है कि आखिर इन नापाक हरकतों को कब तक सहा जाएगा। सरहद पार से पाकिस्तान की शैतानी बढ़ रही है। युद्ध विराम को तोड़ती उसकी बंदूकें बेलगाम होकर रिहायशी इलाकों पर बरस रही हैं और मर रहा है आवाम, जिनके हाथ हर जंग में खाली रहे हैं और दामन दर्द से भरता रहा है। पिछले कई दिनों से युद्ध विराम को तोड़े जाने का पाकिस्तानी सिलसिला जारी है। मंगलवार को पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 दर्जन घायल हैं। पाकिस्तान की ओर से ये खेल दोहरे स्तर पर खेला जा रहा है। एक तरफ उसके फौजी संघर्ष विराम का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी ओर उसके पाले पोसे आतंकी घुसपैठ की ताबड़तोड़ कोशिशों में हैं। ताजे वीडियो से यह साफ हो जाता है कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने को बेताब है। ये वीडियो बांदीपुरा का है, जहां आतंकियों की घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम किया। पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सरहद पर सुबह के 6:30 बजे से फायरिंग शुरू हुई। अरनिया में भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जबकि कलाल के नौशेरा सेक्टर में तड़के 5:30 बजे ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। उधर बांदीपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार भारत की ओर से हो रही है, इस तरह की कई वर्षों में, कई दशकों में देखने को नहीं मिली। और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी आज प्रातः मिलना हुआ और उनका भी ये मानना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी प्रोफेशनल ढंग से की जाएगी। पिछले कई दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब पाकिस्तानी सैनिकों की नापाक बंदूकें बेलगाम न हुई। युद्ध विराम टूट रहा है और एक पैगाम दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? सब्र की भी एक सीमा होती है, जिसके बाद उसका टूटना तय होता है। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। ये सामान्य हालात नहीं है। सरहद पर आम नागरिकों का मारा जाना यानी सीधे सीधे पाकिस्तान ललकार रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ हमें चर्चा करनी है। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत दिनों के बाद, मुद्दत के बाद, बल्कि डॉक्टर शकील अहमद जो कि जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुहेल बुखारी साहब जो कि मीडिया एडवाइजर है जम्मू कश्मीर सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जीडी बख्शी साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान युद्ध के लिए उकसा रहा है? और सुहेल बुखारी साहब जो मीडिया एडवाइजर है जम्मू कश्मीर सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जीडी बख्शी साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान युद्ध के लिए उकसा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी काफी बड़ी फायर असॉल्ट लॉन्च करी है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, जिसमें हमारे कोई 70 पोस्ट टारगेट किए थे और 40 गांव टारगेट किए। ये जो सिविलियंस को टारगेट करना, ये तो पाकिस्तानी खसूसियत है। जब वो फौजों से 2-2 हाथ नहीं कर सकते तो वो सीधे सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू करते हैं। अभी आप जानते हैं कि मछेल सेक्टर में उन्होंने हमारे जवान की लाश के साथ दुर्गति करी और हमारी नॉर्दर्न कमांड ने करारा जवाब दिया है। केरन के इलाके में उनके 4 पोस्ट निस्तनाभूत किए हैं। लेकिन साफ जाहिर है कि ये काफी नहीं। मैं समझता हूं, मेरी अपनी सोच में यह है कि जब तक पाकिस्तान को बाकायदा दर्द ना पहुंचाया जाए, और उससे मेरा मतलब है कि हमको कम से कम मीडियम तोपों, बोफोर तोपों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था 2000 से 2003 तक, और पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ था। और नवंबर 2003 में आपको याद होगा उन्होंने तकरीबन
हाथ जोड़कर सीज फायर मांगा था और ये सीज फायर अभी 2016 तक चला है, 13 साल चला है। इसीलिए चला कि पाकिस्तान को तकलीफ हुई। क्या यही इलाज है श्रीकांत शर्मा समझता हूं जी? कि अगर पाकिस्तान को ठीक है। छोटे मोटे धक्के से समझ नहीं आ रहा तो पहले तो उनको आर्टिलरी वॉर की तरफ ले जाया जाए और तब भी समझ नहीं आता तो उनको वहां तक ले जाया जाए जहां तक वो जाना चाहते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, क्या यही इलाज है? ये वक्त आ गया है, इनके साथ जो है चोंचलेबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का मतलब है। इनको जहां तक चाहिए तकलीफ, इनको वहां तक तकलीफ दी जाए। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी, एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश, जहां जहां फिर वो नाकाम होते हैं, फिर सरहद पर इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। श्रीकांत शर्मा जी, जो इलाज जीडी बख्शी बता रहे हैं वही इलाज है क्या? देखिए अंजना जी, सेंटीमेंट तो देश के लोगों का यही है जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, लेकिन हमारी फौज की जो रणनीति है, हमारी जो रणनीति है पाकिस्तान को लेकर, निश्चित रूप से मैं उसका कोई खुलासा आपके चैनल पर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी फौज बोलती नहीं है। हमारी फौज शौर्य और पराक्रम का परिचय देती है। उसने लगातार अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है। 3 सामने के युद्ध पाकिस्तान हमसे बुरी तरह से हारा है। अभी छदम युद्ध जो पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है उसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। सीमा पर लगातार कोशिश कर रहा है घुसपैठ की। हमारे जाबाज सिपाही इसको करारा जवाब दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो जो सिविलियन हमारे इलाके हैं उन पर गोले बरसा रहा है। इसके भी गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान को दुनिया के अंदर हमने कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से उसको अलग थलग किया है, एक आतंकवादी देश घोषित करने के रास्ते पर पाकिस्तान अब चल पड़ा है। जहां हमने उसकी नाकेबंदी दुनिया के मोर्चों पर की है, वहीं हमारे फौज ने उसकी नाकेबंदी सीमा पर की है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को या तो आतंकवाद छोड़ना होगा या फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है। डॉक्टर शकील अहमद साहब, ये जो क्वेश्चन मार्क का जिक्र श्रीकांत शर्मा जी कर रहे हैं, शकील अहमद साहब, वहीं से ये सवाल, इस एस्केलेशन से किसका फायदा? जिस तरह की परिस्थिति सरहद पर बन रही है उससे क्या वाकई हल हो जाएगा? 8 लोग एक दिन में मारे गए। शकील साहब, नहीं, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हो रही हैं और पिछले दिनों से ये घटनाएं बढ़ी हैं। मगर इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा लगभग 35 साल हो गया। 1971 की लड़ाई पाकिस्तान हारा हमसे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और उनकी 95,000 फौजों ने सरेंडर किया भारतीय सेनाओं के सामने। उस दिन से पाकिस्तान के दिमाग में ये बात बैठ गई और ये सही भी है कि ट्रेडिशनल वार में आमने सामने वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह सीज फायर वायलेशन, सिविलियंस को अटैक करना, आतंकवादियों को ट्रेन करके भेजना, ये एक छदम लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है। लेकिन किसी भी देश के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। स्वाभाविक रूप से पहले भी हमारी सेनाओं ने कार्रवाई किया, हमारी सेनाएं अब भी कार्रवाई कर रही हैं, मगर लीडरशिप के स्तर पर भी पहले भी बात हुई थी, अब भी होनी चाहिए। और हमको हर प्रयास करना चाहिए कि भाई लड़ना है तो सेनाओं के बीच में लड़ो। हमारे लगभग 1.5 साल पहले, अभी तो इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और तेजी से गतिविधियां बढ़ी है, हो सकता है उससे घबरा के पाकिस्तान ये कर रहा हो, लेकिन आपको याद होगा 1.5 साल पहले लगभग हमारे 40,000 सीमा पर रहने वाले लोगों ने अपना घर छोड़ के 2 बार पलायन किया था इसी पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन और सिविलियंस को टारगेट करने के कारण। तो स्वाभाविक रूप से देश के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और अब हम उस सीमा को लांघने के निकट पहुंच रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है। तो क्या करें? मतलब अब बर्दाश्त के बाहर है तो क्या करें? क्या होना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से हर स्तर पे हाँ, इसको टैकल करना चाहिए, पॉलिटिकल स्तर पर, आर्मी के स्तर पर। और स्वाभाविक रूप से जो हमारे इंटरनेशनल जो कह रहे हैं, शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता के, उनको सारी सेना की कूटनीतिक मालूम है, सेना क्या करना चाहती है, तो उनको आगे जो उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क को खत्म करके उसका आंसर देना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन मार्क के आगे का आंसर देना चाहिए। मैं आपकी इस बात के लिए शर्मा जी के पास चलूंगी। इससे पहले कि मैं शफकत सईद साहब भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सुहेल बुखारी साहब एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जो लोग सरहद पर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। 8 लोगों की जान, 16 साल की एक लड़की थी, 1.5 साल की बच्ची, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से हमले कर रहा है पाकिस्तान, क्या होना चाहिए?
देखिए, जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी दुखदाई है। ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से जब ऐसी स्थिति बनती है, जो एस्केलेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सबसे पहला जो नुकसान और जो निशाना बनते हैं वो जम्मू कश्मीर के निवासी बनते हैं। यह और बात है कि अन्य इलाकों में भी, अन्य राज्यों में भी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लेकिन समहाउ हमारे जो लोग हैं सबसे पहला निशाना बनते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो और जो कुछ बन पाए इस स्थिति को रोकने के लिए वो किया जाए। और हमने कई बार ऐसा कहा है कि डायलॉग के थ्रू, इंगेजमेंट के थ्रू ऐसा वातावरण बने दोनों देशों के बीच जिससे कि हमारे जो लोग हैं उनको ये बार बार की परेशानियों से राहत मिले, हमें अपनी जानों की कुर्बानी ना देनी पड़े, अभी हमें क्या अपने होना घरों से चाहिए? क्योंकि पलायन ना महबूबा करना मुफ्ती पड़े। बार बार इसके बातचीत की वकालत करती हैं बुखारी साहब, देख- इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। श्रीकांत शर्मा जी भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलकर दोनों सरकार चला रहे हम हैं। तो अभी भी बातचीत की क्या एक ही वकालत कर पेज रहे हैं। पे महबूबा जिसे मुफ्ती बार बार इंग्लिश में करती कहते हैं, हैं, are you on the महबूबा same मुफ्ती बार page? बार बातचीत की वकालत सुनिए, सुनिए, महबूबा मुफ्ती बार बार बातचीत की वकालत करती हैं और मैं भी वही बात को यहां दोहराना चाहता हूं, क्योंकि पीडीपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी ही यही रही है कि फैसिलिटेट किया जाए डायलॉग को। अब इसके दो रुख हैं और आपने देखा कि हमें ये बात भी, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव लिया था जब वो खुद चले गए थे पाकिस्तान और वहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। ये और बात कि वहां से उसका खातिर खा या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इन सब चीजों से हमको निराश नहीं होना चाहिए। दोनों साइड पे काम होते रहना चाहिए। जैसे कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मल्टीपल लेवल्स पे काम हो रहा है। जहां तक सरहद की बात है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारी जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सेना के लोग हैं वो भी बिल्कुल करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन अंततः हमको यही समझना पड़ेगा कि चाहे यहां मरे या वहां मरे, जब सिविलियन मरता है तो नुकसान किसका होता है और फायदा किसका होता है। और एक लार्जर कैनवस को मद्देनजर रखते हुए अंततः हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आज तक जंग किसी ने जीती नहीं, और क्या जंग करने से कोई मसला खत्म हुआ है आज तक? अगर वो होता तो हमने कई जंगे लड़ी भी हैं, एक बिंदु से तो क्या मसला खत्म हुआ? ठीक है, नहीं। एक बिंदु से श्रीकांत जी अगर दो दिशा में लकीरें खींची जाए, जो आप दोनों की सोच इस वक्त मुझे दिखाई देती है, साथ में आप वहां सरकार चला रहे हैं, सही कह रहे हैं वो? देखिए अंजना जी, एक तो मैं थोड़ा चर्चा में, क्योंकि पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि को आपने बिठा रखा है, इसलिए एक मेरी मर्यादा है चर्चा में मुझे किन शब्दों का उपयोग करना है। तो चर्चा तो सार्थक तभी हो सकती है जब ये पाकिस्तान के जो प्रवक्ता आपने बिठा रखे हैं, इनको या तो आप पाकिस्तान पर चर्चा कर लीजिए या फिर दूसरे किसी और विषय पर चर्चा कर लीजिए। तो पाकिस्तान जहां लगातार, हम तो पाकिस्तान के साथ 2.5 साल से बातचीत ही कर रहे थे, हम तो उसको मिठाई भी दे रहे थे, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको बदले में क्या मिला? पठानकोट मिला, हमको बदले में उरी मिला। तो हमारी लड़ाई आतंकवाद को लेकर है और हमारी सेना ने कहा है कि हमने जो एंटी टेरर ऑपरेशन था, जो एलओसी के उस पार किया, वो ऑपरेशन अब समाप्त हो गया है और दोबारा फिर अगर उसकी जरूरत हुई तो फिर भी ऑपरेशन होगा। तो ये स्पष्ट रूप से हमारी सेना कह चुकी है। अमन शांति की जो बात है, दुनिया के तमाम देश अमन शांति चाहते हैं, हम भी अमन शांति चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी कहां अमन शांति चाहता है? सवाल कर लिया जाए। शफकत सईद साहब, इतना बौखला गए हैं आप लोग कि अब आम नागरिकों पर, निहत्थों पर वार कर रहे हैं, ऐसी बौखलाहट है। देखिए अंजना, ये जो एलओसी पे कशीदगी है, ये इसमें जो फायरिंग हो रही है, ये दोनों तरफ पहले बंदूक चलाते हैं, फिर मशीन गन पे आते हैं, फिर मोटरें शुरू होती हैं, फिर तोपखाना आ जाता है। तो ये फायरिंग का सिलसिला जब तक आपका तनाजा नहीं तय होगा तो नहीं खत्म होगा। और पाकिस्तान और इंडिया का तनाजा, चाहे उसको आप टेररिज्म कहें, उसको आप जंग कहें, उसको आप कुछ भी कहें, उसकी बुनियादी वजह जब तक आप नहीं हल करेंगे, जो आपको अमेरिका भी कह रहा है, बर्मा भी कह रहा है और इंग्लैंड ने भी कहा है। शफकत सईद साहब, तवज्जो दें बुनियादी रीजन तो पे। ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से आप अपनी सेना को हटा लो। उसकी तो उसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो ये है सही साहब कि पाकिस्तान जो कब्जा करके बैठा है कश्मीर पर, वहां से अपनी फौज को हटाइए। आप इतनी इमेच्योर बात करें, ना पुख्ता बात इमेच्योर बात लग रही है आपको? ये बलूचिस्तान के अंदर बर्बरता आपकी फौज कर रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में आपके लोग, आपकी फौज बर्बरता कर रही है, वहां लोगों के मानव अधिकारों पर आप उल्लंघन कर रहे हैं,
और आप कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर तो आपके परदादा बाप दादा नहीं ले पाए, तो अभी वर्तमान में आपके लोगों की औकात क्या है कि कश्मीर आप हमसे लेंगे? अभी तो चिंता करो आप, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से पाकिस्तान कब वहां से फौज उठाएगा? बलूच के लोगों को कब आप आजादी देंगे? वहां से आपने अवैध कब्जा कर रखा है, बलूच के अंदर से अपनी फौज को हटाइए। 1000 बच्चों की और औरतों की आंखें निकाल दी हैं। अरे यहाँ गुमराह मत करिए, दुनिया को गुमराह मत करिए। झूठ बोलने में आपको महारत हासिल है, झूठ लगातार झूठ बोलना, आतंकवादियों का महिमा मंडन करना, हाफिज सईद के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बोलना, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जो संगठन है उसके बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें करना, ये आपका फैशन है। आप ये बताइए मूल जो जड़ है, आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि आतंकवाद का विरोध करते हैं? आप आतंकवाद के समर्थक हैं कि आतंकवाद के विरोधी हैं? दुनिया को बताइए आज, अगर विरोधी आतंकवाद के तो हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहे हैं? शफकत सईद साहब एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो तोहफे आप भेजते हैं हिंदुस्तान के लिए, ये एक वीडियो दिखाइए इन्फिल्ट्रेशन का इनको। ये देखिए, ये जो रेंगते हुए आतंकी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या खोजने आ रहे हैं शफकत सईद साहब? अरे सच से कब तक चेहरा छुपाइएगा? ये देखिए घुसपैठ करते आतंकी जो पीओके से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। शफकत सईद साहब, इसकी गंभीरता समझिए। आपको पता है पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में कहां फिसल कर गिर गया है? बांग्लादेश का भी विकास दर आपसे बेहतर है। बांग्लादेश जैसा मुल्क भी आपको बहुत पीछे छोड़कर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा विकास में। आप अपनी परिस्थिति देखिए, आतंक की जो फैक्ट्री आपने लगा रखी है ना, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। जितना आप सच से चेहरा छिपाएंगे उतना ही ये सच आपको परेशान करेगा। और इतना याद रखिए कि एक एक शख्स जिस पर आप बात कर रहे हैं सरहद पर, उसका तो आपको 10 गुना जवाब मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ जो नुकसान आप पाकिस्तान के युवाओं का कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए। ये जो 3 रेंगते हुए इंसान आतंकी बनाकर आप भेज रहे हैं, ये आपका सच है। आपका पूरा प्रोग्राम सुन चुका हूं, ये आपका सच है, ये आपका सच है शफकत सईद साहब। आपकी बातें मैं सुन चुका हूं। आपने अगर कोई चीज मुझसे पूछनी है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये बताइए हाफिज सईद को कब फांसी लगा रहे हो? मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी हाफिज सईद, उसको फांसी कब देने जा रहे हो ये बताओ दुनिया को। जिस आतंकवादी ने मुंबई के अंदर हमला किया था, पाकिस्तान में कोई ऐसा काम करेगा जिसपे उसको फांसी देनी चाहिए? हाफिज सईद आतंकवादी है कि आपका आका है? लेकिन मुसीबत यह है, हाफिज सईद आतंकवादी है कि आपका सलाहकार है, आपका आका है, आपका बॉस है? आप हु किल करके पड़े। हाफिज सईद को कोई जानते ही नहीं है पाकिस्तान में। तो फिर वहां की जो सेना है उससे क्यों गाइडेंस लेती है? भूख भरी हुई है। वहां की सेना क्यों गाइडेंस लेती है हाफिज सईद से? इंडिया का मसला है, इससे सबसे बड़ा फायदा आप बीजेपी वालों को है, आपकी हिंदुत्व के निजाम को है, और आपका जीना इस हमारे फायदे नुकसान की छोड़िए। आप ये बताइए कि जिन आतंकवादियों ने आप हमारे फायदे नुकसान की छोड़ो, जो आतंकवादियों को आप पाल रहे हो, जिनको दूध पिला रहे हो, इन्हीं आतंकवादियों ने आपके बच्चों को मारा। आप मानते हो कि वो आतंकवादी जो है इंसानियत के दुश्मन है कि नहीं है? एसआई ने मार दिया, आपने मारा है। जीडी बख्शी साहब, मैं चाहती हूँ कि शफकत सईद जी की बातों को आप, क्योंकि अब वहां के जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं वो भी अब सियासत देख रहे हैं, बीजेपी को इससे फायदा होगा, किसको फायदा होगा, एक अलग ट्विस्ट दे रहे हैं मामले को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नल शफकत सईद साहब को कहूंगा कि अपनी फौज के गरेबान में झांके। 29 नवंबर को जनरल राहिल शरीफ साहब को रिटायर होना है। ये साफ जाहिर है कि वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं आ रहे। हालांकि उन्होंने बयान तो बड़ा मीठा सा दिया था कि मैं सही वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा। उनके लिए सबसे आसान तरीका है एक्सटेंशन लेने का कि वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे दर्जे हरारत को बढ़ाएं, बेवजह एस्केलेशन करें। उसी के अपने जो जर्नैल साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए उनकी फौज अब ताबड़तोड़ फायर खोल रही है। वो पहले फायर खोल रही थी हमारी फौजों पे, वहां से जहां पीटी तो उसने रिहायशी इलाकों की तरफ अपने बंदूक, मोटर और मशीन गने दागनी शुरू कर दी हैं। ये मैं केवल शफकत सईद साहब को इतना बताना चाहूंगा कि अगर जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब से मांगे। वो इधर फायर करके क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? क्योंकि ये सौदा उनको महंगा पड़ सकता है। ये सौदा मैं शफकत साहब को बड़ा साफ कहना चाहूंगा, वो फौजी हैं, समझदार हैं,
कि ये जो एक्सटेंशन लेने का तरीका है ये काफी गलत है, क्योंकि इसके बड़े उल्टे नतीजे निकल सकते हैं और वो एक्सटेंशन भी शायद महंगी पड़ जाए। हम जानते हैं कि कल से उनके जो मेजर डोमो है इमरान खान साहब, वो अपने जनरल साहब की वकालत के लिए वहां पे चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जंग छेड़ी जाए। वो इस्लामाबाद में वो जंग लड़े वहां पे। जब आप बोल रहे थे तो उस वक्त ये खबर आ रही है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है हाई लेवल, और एनएसए रक्षा मंत्री के साथ ये बैठक होगी जिसमें माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और जो हालात जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं उस पर यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। शफकत सईद साहब, पता नहीं जब सच बता रहे थे वो कि राहिल शरीफ को 29 नवंबर को रिटायर होना है, वो एक्सटेंशन चाहते हैं, इसलिए वो निहत्थों की जिंदगी इस वक्त ले रहे हैं सरहद पर। इस पर आपको हंसी आ रही थी, लेकिन सच समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपके लिए खुशी की वजह बनती है कि सरहद पर निहत्थे और मासूम लोग मारे जाएं। जंग लड़नी है तो सरहद पर सेना के साथ लड़िए। इतनी ताकत तो कम से कम, इतनी नैतिक ताकत तो कम से कम किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। बहुत महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को ये सब कुछ, और इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान को बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबर यह है कि पाक रेंजर्स के 14 पोस्ट तबाह कर दिए गए। बीएसएफ की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई, जिसमें 14 पोस्ट पर बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हम सवाल यह है कि इस गोलीबारी के बीच में भी जब पीडीपी के नेता ये कहते हैं सुहेल बुखारी साहब कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, तो समझ नहीं आता है। दो हिस्सों में पूरी तरह से मामला बटा हुआ है। एक तरफ सवाल ये कि बातचीत करें, दूसरी तरफ ये कि फिर इन शहीदों के घर पर जाकर क्या समझाया जाए। सवाल यह है कि एस्केलेशन होता होता आज परिस्थिति कैसी बन गई है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, इस बात का एहसास है। 8 नागरिकों का मारा जाना सामान्य परिस्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर आपकी थ्योरी भी तो सरकार के बिल्कुल विपरीत जाती हुई दिखाई देती है। क्या समझे हम इसका अर्थ? मुझे नहीं पता कि आपको इसमें क्यों क्लैरिटी नहीं दिख रही। हम बहुत साफ अल्फाज में कह रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो रिसेंट टाइम में जो हमारा सबसे बड़ा जवाब जिसे आप कहते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक रहा, और लगातार कई दिनों तक हमारी न्यूज़ चैनल्स पे यही छाया रहा कि हमने जवाब दे दिया है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। लेकिन क्या उसके बाद मसला सॉल्व हो गया? क्या आज उस सर्जिकल स्ट्राइक के लगभग 1 आध महीना बाद हम फिर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं? क्या हम फिर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो स्थिति है, जैसा कि आपने खुद कहा, सामान्य नहीं है? तो मसला ये है कि क्या सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने से हम हमेशा के लिए इस स्थिति से छुटकारा पा सकेंगे? तो जवाब नहीं है, क्योंकि हमने जंगें भी करके देख ली हैं जहां एक और हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें इस पे भी गौर करना चाहिए और उन हालात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि और क्या कुछ किया जा सकता है कि हमें बार बार इस स्थिति में ना आना पड़े जिसको आप असामान्य बोल रही हैं, जिसे हम भी असामान्य बोल रहे हैं। ठीक है बुखारी साहब, सबसे सवाल यह है श्रीकांत जी कि हम बड़े ही इरैशनल दुश्मन से हमारा मुकाबला है जिसको बात समझ आती नहीं है। जंग में भी हराकर हमने दिखा दिया, बता दिया, अब एस्केलेशन से परिस्थिति ऐसी आ गई है वो भी सबके सामने है। फिर ऐसे में इलाज क्या है? देखिए अंजना जी, पाकिस्तान एक नासूर है और एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा मुल्क है जहां के शासन अध्यक्षों को या तो मार दिया गया या जेल के अंदर डाल दिया गया या फिर वो विदेश भाग गए। तो ऐसे मुल्क के साथ हम डील कर रहे हैं और जब से ये मुल्क भारत से अलग हुआ है तब से लगातार हमारे पाकिस्तान के साथ हालात बिल्कुल, अगर हम कहें तो एक उसी ढर्रे पर है, क्योंकि वहाँ सरकारें आती हैं जाती हैं, वहाँ पर फांसी लगा दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है, कुछ लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो उस मुल्क के साथ हम लोग डील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं बहुत आशावादी हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसका इलाज होगा और इसको नासूर को हमेशा के लिए हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है
और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, वहां से पाकिस्तान को अपनी फौज हटानी होगी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान को आजाद करना होगा, क्योंकि बलूच में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। हमारी सरकार सही दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा संयम रखिए, देखते रहिए आगे क्या होता है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। ठीक है, शकील अहमद साहब, मैं चाहती हूं कि आप अगर कुछ कहना चाहें शफकत सईद साहब को तो आप भी कह सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल है रिटायर्ड पाकिस्तान के, और जब 29 नवंबर को राहिल शरीफ यानी पाक सेना के चीफ के रिटायरमेंट के एक्सटेंशन की बात हो रही थी, तो उसके लिए ये जो टैक्टिक्स सेना चीफ वहां अपना रहे हैं उसका जिक्र हुआ, तो शफकत सईद साहब मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये है कि जब लोगों की जिंदगियां मजाक बन जाए आपको अपने फायदे के लिए, तब आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं और उस पर मुस्कुराते हैं। शकील अहमद साहब। अंजना जी माफ कीजिएगा, लगता है कि मैंने जो बात कही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में वो आपको अच्छी नहीं लगी, इसलिए आपने मुझको दोबारा मौका नहीं दिया। बड़ी देर की मेहरबान आते, चलिए आपको धन्यवाद। देखिए, जहां तक बख्शी साहब ने कहा है ये बहुत ही सही बात है, लेकिन राहिल शरीफ साहब 29 नवंबर को जब तक उनका फिर से एक्सटेंशन मिलेगा तब तक कितने बेकसूर लोगों की जान जाएगी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी बख्शी साहब और शर्मा साहब एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं अप्रोच में, लेकिन एक बात में दोनों सहमत हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया पहल करके दोस्ती का। हम लोगों की उस पर आपत्ति है और मतलब प्रिंसिपल वी डिफर, इसलिए कि पाकिस्तान को हम लोगों ने 26/11/2008 के बाद एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया था और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने उनको बुला लिया, उनके बर्थडे पर केक काटने चले गए। जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि एक सर के बदले 10 सर लाओ काट करके, और उनके सर की आयु बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले गए, साड़ी और शाल का आदान प्रदान करते रहे। तो कहता है कि ऑफ द हुक जो करना होता है वो पाकिस्तान को ऑफ द हुक कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का उनको अनुभव नहीं था, मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी पाकिस्तान को इतनी छूट देने के लिए, मैं समझता हूं वो नीति नहीं सही थी जो यूपीए ने उनको आइसोलेट। श्रीकांत जी आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। 26/11 के बाद एक बड़ा हमला हुआ था और हम उसको मुंबई पे नहीं भारत पे आक्रमण मानते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीकांत जी देखिए अंजना जी, क्योंकि षड्यंत्रकारी मुल्क का प्रतिनिधि आपके चैनल पर बैठे हैं, इसलिए मैं शकील अहमद जी की बातों का बहुत अच्छा जवाब मेरे पास है। शायद वो सहन नहीं कर पाएंगे इस तरह का जवाब मेरे पास है, लेकिन आज हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है और पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। हमने प्रयास किए कि पाकिस्तान के साथ हम मित्रता करें, शांति के साथ पड़ोसी के साथ रहें, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। इस योजना से हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस का काम है हमारी आलोचना करना, हमारा काम है आतंकवाद को इस देश से समूल नष्ट करना। उस दिशा में हमारी सरकार बहुत अच्छे गति से काम कर रही है और हमको खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको समर्थन मिल रहा है और देश के अंदर भी हमको पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है और हम सफल होंगे आतंकवाद को समाप्त करने में। ठीक है शफकत साहब, इस वीडियो पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहती हूँ। ये वीडियो देखिए, ये जो आतंकी छिपे छिपे भेज रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये क्या मौसम पढ़ने आ रहे हैं? यहाँ पर युवा वहां के नौकरी खोजने आ रहे हैं, क्या है ये शफकत सईद साहब? ये वीडियो आप अपने सादा लोग आवाम को दिखा सकती हैं, लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जब इस वीडियो को देखेगा तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। ये आपने अपने इलाके में ये वीडियो बनाकर आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बहुत बड़े माहिराना महारत रखते हैं और बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा आपको अबूर है। शफकत सईद साहब, शफकत सईद साहब, एक सेकंड बिल्कुल सर, एक सेकंड। इमेच्योर वीडियो है। आप ज्यादातर हल्ला बोल पर बैठते हैं तो चाय की प्याली साथ में लेके बैठते हैं, पानी भी लेके बैठते हैं, पी लीजिए एक दो घूंट। समझिए ये कि पूरी तरह से इंटरनेशनली आप आइसोलेट हो चुके हैं। सार्क में ऐसी भद्दपिटी पाकिस्तान की कि एक मुल्क सार्क देशों में से आपके देश में आने को तैयार नहीं हुआ। शर्मसार करने वाली परिस्थिति है कि सार्क देश में से कोई मुल्क सर
आपके देश में आना नहीं चाहा। बरतानिया की वजह वज़ीर जानते आज़म ने हैं क्या आप? कहा है? वजह जानते हैं आपको सार्क क्यों नहीं बरतानिया की होस्ट वज़ीर कर आज़म ने पाया? क्या बोला है? अरे सर, आपको बरतानिया की वज़ीर वहां आज़म ने नवाज कहा शरीफ है साहब कि नया नया सूट खरीद जब के मैं लाए थे विजिट लंदन से करूंगी सार्क तो में पहनने के लिए। हम टेररिज्म की बात नहीं करेंगे। शफकत सईद साहब, मेरे सवाल से मत भागिए। बरतानिया ने क्या बोला है? अरे आप तो पाक सेना में रह चुके हैं, क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान हमारा अलाय है। इतने डरे हुए क्यों हैं आप? हमारे साथ मत भागिए टेररिज्म की कोई बात नहीं करनी। शफकत साहब, मत भागिए, मत आप भागिए लोग सर क्यों सवाल अपने से। अवाम को बेवकूफ बना सर रहे अब हैं? इतने डर गए कि आप सवाल से भागते हैं? नहीं भागते हैं कोई ना? सवाल से तो नहीं भाग रहा सुनिए, हूं। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको वजह पता है? सार्क देश पहुंच रहे थे, सार्क की होस्टिंग के लिए सारी तैयारी हो गई थी आपके मुल्क में। कोई भी देश क्यों नहीं राजी हुआ आपके मुल्क में आने के लिए? आपने दोस्त किए, भारत ने दोस्त किए, भारत ने नाकाम किया है सार्क को। तो सारे देश हिंदुस्तान जी की हाँ। बात सुन रहे हैं ना? वजह सिवाय जानते हैं पाकिस्तान आप? के, आपने पूरे बरे-सग़ीर को ज़हनी तौर पे गुलाम बनाया हुआ है। मां सिवाय पाकिस्तान के, आपकी सारी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज इसलिए है कि पाकिस्तान आपको आंखें दिखाने की सलाहियत रखता है। आपको खुद भी हंसी आएगी जब आप अपनी बात सुनेंगे, तो आपको खुद भी हंसी आएगी। मुझे अब सवाल आपके है प्रोग्राम सर, पे हंसी आ रही शफकत है। सईद साहब बंद कीजिए इधर उधर की बातें, सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता है सवाल सभी नहीं है मुल्क आपके क्यों पास। नहीं आए? वो सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि आप आतंकी जन्म देते हैं अपने देश आप में, हैं। आप अच्छी आतंकी डबल बनाते आतंकवादी हैं। हैं। आप आपने हैं। जो फ्रेमवर्क बच्चों के तैयार कातिल किया आप है लोग अपने हैं। मुल्क में, सब कैडेट्स आपको की बताना तरफ- चाहते हैं कि बंद कीजिए आप ये। लोग हैं। विश्व यूनिवर्सिटियों पे अटैक विश्व के ये जिम्मेदार समझ आप रहा है हैं। शफकत सईद साहब कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है। बिल्कुल। आतंकवाद आपकी सिर्फ बात को कोई नहीं आतंकवाद सुनता होता है, दुनिया में। और इसीलिए आपको ये सबक पूरा विश्व समझा रहा है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया में कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों को, कभी कुछ कहते हैं, आपकी कभी बात कुछ कोई नहीं कहते सुन रहा दुनिया हैं। में। ऐसा इरैशनल आपने जो दुश्मन है कुछ जीडी कहा बख्शी दुनिया साहब ने, हमारा। बरतानिया, एक जवाब के फ्रांस, दौरान चाइना, शफकत सईद रशिया, साहब 3 अमेरिका बार की बात ऑसिलेट सुन कर रहे हैं। चुके हैं। मैं जीडी बख्शी साहब को एक बात एक कहूंगा। जवाब के दौरान जी, एक बख्शी जवाब के साहब। दौरान सर आप 3 बार ऑसिलेट कर चुके हैं। पहले आप कहते हैं कोई मुल्क नहीं सुनता, फिर आप कहते हैं सार्क देशों ने आपकी वजह से हमारे यहाँ नहीं आए। सार्क तो देश- अगर वो हमारी सार्क नहीं सुनते तो आप ममालिक बुला हैं, उन लेते। पे आपकी दोस्त चली है, बख्शी साहब, आपने खराब कराया है। हसीना वाजिद आपकी नुमाइंदा है कर्नल साहब, एक मिनट, बात बख्शी ऐसी साहब, है एक बात सुन लें। कि मेरा बख्शी ख्याल साहब, अब एक आपको बात। समझ जाना छोटी सी चाहिए। बात। करना 10 चाहिए सेकंड कि की बात सुन लें। आप ही सुन लें ना, अभी तक तो हम ही आप सुन 10 रहे सेकंड की थे। मेरी बात सुन लें। अभी 10 आप सेकंड की एक बात। मिनट मुझे जरा मौका मैं दीजिए, आपसे उसके इजाजत बाद दे रहा आपकी हूं। बात सुनेंगे। मैं आपसे इजाजत दे रहा हूं, 1 मिनट। 10 सेकंड की बात सुन लें। बख्शी साहब, आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस बोलिए। बरसगीर के नौजवानों को सीधा रास्ता दिखाएं। बरसगीर उनको हवाले करें, अच्छा बरसगीर हवाले करें। आप जो बातें कर रहे हैं आग लगाने की, ये दुरुस्त नहीं है। ये मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। मेरे हाथ से तेरे हाथ तक जो फासला है एक हाथ का, मेरे हाथ से तेरे हाथ तक जो फासला है एक हाथ का, इसे मापते इसे काटते मेरी उम्र सारी बीत गई। हमें और आपको ये बात कहनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो बातें कर रहे हैं कि जंग करें, सबक सिखाएं, ये करें। प्लीज ओके, अच्छा एडवाइस दें। मैंने सुन लिया शफकत साहब, मैंने तो बिल्कुल ये जो तकरीर है आप अपने घर से शुरू करें। आप यहाँ आतंकवाद एक्सपोर्ट करना बंद करें। नहीं कर रहे हैं। ये सारी जंग नहीं की कर रहे हैं। फसाद ये आपके जनरल साहब वहां नहीं से कर शुरू रहे हैं। हुई है। किसने चालू किया यहाँ पे आतंकवाद फैलाना? आपने झूठ बोल पंजाब रहे में हैं, शुरू नहीं किया कर था। रहे हैं, बिल्कुल 1980 आपको लोगों ने में। झूठ फिर बताया आप है। जम्मू कश्मीर आपने में गए। मीडिया झूठ बोल उसके बाद आप कह रहे हैं कि कत्लो-गारत ना की जाए। अरे साहब, अगर आप खूना खच्चर करेंगे तो यहां से भी वही होगा, क्योंकि हम तो बातचीत कर करके थक गए आपसे। यहाँ कोई हमारे नहीं किया जनाब है। कह रहे हैं कि बातचीत कोई करनी नहीं चाहिए। की। बातचीत किसने नहीं करी है 30 साल से? नहीं और करी क्या है। हो रहा है? और हर आपने बातचीत हर आपने बात कैंसिल का की है। क्या जवाब दिया? सवाल कॉन्फ्रेंस आपने आपने तो कैंसिल बात में की है। जाके हर एक आपने चीज आपने बात का कैंसिल क्या की है। जवाब दिया है? आपने पठानकोट हर जवाब बात- दिया, आप- आपने हमारे आप खिलाफ कश्मीर के उरी का मसले जवाब को- दिया। आपको फिर वही जवाब मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। देखिए, आपने 1965 में वहां पे रजाकार भेजे थे, आपने वहां पे जनरल साहब- ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था, आपको जवाब मिला फिर 1971 में। आप फिर वही कर रहे हैं। ठीक है, एस्केलेटर चालू हो गया है कर्नल साहब,
एस्केलेटर चालू हो गया है। कितना दूर आप जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर मुनस्सर है। ये प्लीज सोच लीजिए, लड़ाई का पहला कदम शुरू है और ये आपने शुरू किया था। हर बारी लड़ाई की शुरुआत, आगाज आपकी तरफ से हुआ है, खात्मा हमको करना पड़ा है। ये जब आपको समझ नहीं आएगी, आप ये बाकी बातें बेकार हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारी बातें सिर्फ आप समझते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ कश्मीर में मेरे गेम में के शहरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ध्वस्त करते हैं। उसका आपको जवाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को दुरुस्त नहीं समझते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही सबसे बड़ा आपका नाकामी है। जो कुछ करना है करके देख लें, इस दफा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। 120 दिन हो गए कर्फ्यू को कश्मीर में। शफकत सईद साहब, कर्नल साहब, 120 दिन शफकत सईद साहब, छुपाएंगे। बलूचिस्तान दिखता नहीं है। शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। शकील अहमद जी, मैडम, आप बलूचिस्तान में कोई कर्फ्यू नहीं है। हद हो गई, हद हो शकील गई अहमद, भाई। ये शफकत करीम साहब तो अजीब चीज खोज के लाए हैं आप। शकील अहमद जी, बिल्कुल कोई कर्फ्यू नहीं है बलूचिस्तान में। आप वहां से कह रहे हैं कि ये शफकत करीम साहब को कहाँ से खोज के लाए हैं आप? ये यहाँ बैठ के शेर पढ़ रहे हैं। फौजी का काम है शेर पढ़ना। बात करें और अपनी जो सीमा पर फौज है इनकी, जो हमारे सिविलियंस को मार रही है, उसको तो जाके कहें शेर पढ़ना सिखावे। यहाँ टीवी चैनल पर बैठ के शेर पढ़ रहे हैं और इनकी फौज हमारे सिविलियंस को मार रही है। लड़ना है तो फौजियों से लड़े, औकात पता चल जाएगी। 71 में औकात पता चल गई, फिर पता चल जाएगी औकात। लेकिन सिविलियन से आप मुकाबला क्यों करते हैं? सिविलियन बेकसूर को क्यों मारते हैं? और ये शेर जाके सुनाइए अपने फौज के लोगों को। टीवी चैनल में बैठ के शेर सुना रहे हैं और फौजें हमारे सिविलियन को मार रही हैं। ये नहीं चलेगा। 71 में जो हश्र हुआ उससे बुरा हश्र होगा। 71 में जो हश्र हुआ आपका, उससे बुरा हश्र होगा। अब उस बार 2 टुकड़ा हुआ था, इस बार न जाने कितना टुकड़ा होगा। याद रखिएगा। चलिए शकील जी की इसी बात के साथ, शकील अहमद जी की इसी बात के साथ एक ब्रेक पर आ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी लौटूंगी इसके बाद। और याद रखिएगा शफकत सईद साहब, ये विपक्ष के नेता थे जो ऐसी बातें कर रहे हैं। समझ लीजिएगा, ऐसे वक्त पर पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोल रहा है। श्रीकांत शर्मा जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे, क्योंकि कम से कम ऐसे वक्त पर पूरा मुल्क एक ही आवाज में बोल रहा है और अभी पाकिस्तान का कोई गेस्ट नहीं हमारे साथ। क्या रणनीति और तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि अब वो एस्केलेशन में तमाम सीमाओं को पार कर रहा है? देखिए अंजना जी, इतना ही मैं कहूंगा कि आज कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है। आज पूरे मुल्क को एकजुट होने की जरूरत है और आतंकवाद को नष्ट करने का सबसे सुनहरा मौका है। और अच्छी बात है कि सब लोग एकजुट हैं और मैं मानता हूं कि आतंकवाद समाप्त होगा। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और एक्सपोज करेंगे। और जो सेंटीमेंट है देश का, मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी आर्म फोर्सेस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। बख्शी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, 2 लाइन में जल्दी से सर। देखिए, अभी जो हमने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जितनी दूर पाकिस्तान जाना चाहता है उसे वहां तक लिया जाएगा। उसको चेतावनी दे दी थी सर्जिकल स्ट्राइक से कि ये जो दौर जिसमें केवल तुम सीमा पार करके जहां चाहे जब चाहे वार कर सकते थे, वो अब खत्म हो गया। अब पलटवार शुरू हो गए, पलटवार शुरू हो और गया। वो शकील जी एक लाइन नहीं था। शकील जी एक लाइन। हमारे जो कश्मीरी साहब हैं, ये सुहेल बुखारी जी बहुत गलतफहमी में हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक आखिरी नहीं थी और बुखारी साहब हम बातचीत कर चलिए, वक्त की बहुत ज्यादा कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।